हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर यूपी टेट एग्ज़ाम, जो कि आपका 23 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है। उस एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर आपके पर्यावरण विषय यानी आपके ईवीएस सब्जेक्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को संभावित है, उसमें आपके जो ईवीएस के क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक बार इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं, तब जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लैंग्वेज भले ही आपकी एज इट इज़ ना हो, बट कंसेप्ट्स आपके इसी पे बेस होंगे। जो क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप किए जाएंगे वो इसी कंसेप्ट के बेस पे पुटअप किए जाएंगे, बस वहाँ पर लैंग्वेज और ऑप्शंस आपके चेंज होंगे। तो इसलिए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, उसको एक कंटिन्यूशन में चलाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइस, आपका एग्ज़ाम संडे को होने वाला है, तो ये जो संडे आज से लेकर संडे के बीच में गैप में जितने भी आपके डेज़ हैं, इन डेज़ में हम यूपी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर हम आपकी साइकोलॉजी एंड ईवीएस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी तैयारी कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जितनी भी वीडियोज़ हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, सारी ही वीडियोज़ आपकी न्यू हैं, कोई भी ओल्ड वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें, ताकि अगर वो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें, हम यहाँ पर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे, वरना वीडियो जो है हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी एंड इट गेट्स लिटिल बिट बोर ऑल्सो। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यही आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपने अभी तक अपना पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस के साथ ही अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में किस बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। तो राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन आपका 17 सितंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि जो पर्यावरण यानी कि आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसको कब पारित किया गया था? तो उसको 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था। तो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था गंगा एक्शन प्लान को, यानी गंगा कार्य योजना को। ठीक है, तो ये जो गंगा एक्शन प्लान है ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो गंगा रिवर थी हमारी वो पॉल्यूटेड हो गई थी, तो उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान को राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था। और कब शुरू किया था? तो 1985 में ही शुरू किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन राजीव गांधी के नेतृत्व में कोई भी प्रक्रिया का प्रारंभ हुई थी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए और आपको आंसर लर्न ना हो, तो आप 1985 को होपफुली वहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया गया है तो आपके 70% चांसेस हैं वहाँ पर उस आंसर को ठीक होने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनके नेतृत्व में 1985 में ही पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन किया गया था और उन्हीं के शासनकाल में आपका गंगा एक्शन प्लान को भी 1985 में ही पारित किया गया था। तो ठीक है, तो राजीव गांधी के शासनकाल में जो भी कार्य हुए थे वो होपफुली और मोस्ट प्रोबेबली आपके 1985 में ही किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ आपसे क्वेश्चन बताया गया है, पूछा गया है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये जो हमारे फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं उनके लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था। तो ये परियोजना क्या थी? 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा
प्रारंभ की गई थी। तो ये जो योजना थी आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, जिसको हम बोलते हैं एनिमल कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट एनिमल्स थे उनको कंजर्व करने के लिए इस अधिनियम को 1973 में पारित किया गया था। ठीक है, वो एनिमल्स जो कि आपके एक्सटिंक्ट होने वाले थे या फिर आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में आए थे, इंडेंजर्ड जोन में आ गए थे। ठीक है, विलुप्त होने की कगार पे थे जो एनिमल्स थे आपके, उन एनिमल्स के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 स्टार्ट किया गया था। वहीं आपसे एक क्वेश्चन और पुटअप कर लिया जाता है कि आपके जो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट विलुप्त प्रजाति के जो जानवर हैं, ये इनका जो डेटा होता है वो आपको किस बुक पे देखने को मिलता है? तो ये आपको रेड डेटा बुक में देखने को मिलता है। रेड डेटा बुक से आपके यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि विलुप्त प्रजाति या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपकी किस बुक में पाई जाती है? तो रेड डेटा बुक में पाई जाती है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि रेड डेटा बुक में किन जानवर के बारे में बात की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय हरित यानी कि आपका जो नेशनल ग्रीन न्यायाधिकरण अधिनियम था, ये आपका 2010 को पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पूछा गया है प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया, यानी कि सबसे पहली बार जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे पहले क्या जोड़ा गया था? तो पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर बात की गई थी कि आपके एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के साथ में कैसे रिलेट करना है, कैसे आपके एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपके जो देश है उसका विकास भी अच्छा होगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ सबसे पहली बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आपका क्वेश्चन है एक भौमिकीय प्रक्रिया होती है, तो एक भौमिकीय प्रक्रिया आपकी अपक्षय होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है कि जो पौधे सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से विकसित होते हैं उनको हीलियोफाइट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं। अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो वहाँ पर सबसे अच्छे कौन से आपके पौधे उगेंगे? तो वो आपके सियोफाइट्स हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है, जिनका रक्त गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, कैसी भी उनकी वातावरणीय परिस्थिति हो लेकिन वो वहाँ पर अपना एडेप्टेशन कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जंतुओं को होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है, थर्मिक का मतलब जो होता है आपका वो आपका हीट से होता है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिनका रुधिर गर्म होता है। तो जो थर्मिक है आपका वो हीट से रिलेटेड है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि उनको होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक कहा जाता है। ये पक्षी या फिर स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी हमारे मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो रुधिर होता है वो गर्म होता है और ये किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम क्या करते हैं ठंड के साथ भी अडेप्ट कर लेते हैं खुद को और गर्मी के साथ भी अपने आप को सेटल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षता सूर्यताप के कारण ना होकर निर्भर होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका वायुमंडल है यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका गर्म होना, उसमें हीट पैदा होना सूर्य की किरण सूर्यताप यानी कि जो सूर्य की रोशनी है या सूर्य के टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ना होकर और अन्य किस कारण के द्वारा हो सकता है? तो वो आपके भौमिक विकिरण के द्वारा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपके मानव पर्यावरण के संबंध में कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया, तो मानव को सामूहिक जीवन किसने प्रदान किया? पशुपालन ने किया। आप सभी को पता है जो आपके आदिवासी हुआ करते थे, जो ठीक है आपके पूर्वज थे, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन्होंने सबसे पहले पशुपालन करना सीखा। ठीक है, तो इसीलिए पशुपालन जो है उसी ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है? तो खेती की सबसे सर्वाधिक पुरातन प्रणाली आपकी झूम कृषि है। ठीक है, और पूछा जाए झूम कृषि कहाँ पे होती है? तो ये झूम कृषि की आपकी मिजोरम में होती है। इससे आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। झूम खेती से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, ये कहाँ होती है? तो मिजोरम में ही मुख्यतः इसको देखा जाता है।
आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है, तो कहाँ है? तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में ये कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है। आर्द्रता आपकी ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान रहता है और 60% आपकी ह्यूमिडिटी रहती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो औद्योगिक क्रांति थी जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, वो सबसे पहले आपका इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो ये आपका कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में संभव हुआ। आगे बढ़ेंगे, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी, यानी जो आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके जन्मदाता के रूप में किसको माना जाता है? तो वो आपके फ्रेडरिक रेटजल को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ, तो पर्यावरण की जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो किस कारण हुई? उनके कारण है आपका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और आर्थिक निश्चय बाद से ही आपके पर्यावरण संबंधी समस्याओं का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मेघ विजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, कौन से यौगिकों का प्रयोग मेघ विजन में किया जाता है? तो यहाँ पर आपके ठोस CO2, ठीक है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ आपसे पूछा गया है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आपका अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया। यहीं से आपका एक क्वेश्चन और भी होता है कि आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपके अर्नेस्ट हैकेल होते हैं। वहीं आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इकोसिस्टम के जन्मदाता कौन है? तो इकोसिस्टम के जन्मदाता की अगर हम बात करें तो ये आपके A.G. टॉन्सले होते हैं। इसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, अगर आपसे इंग्लिश में टर्म पूछ लिया तब तो शायद आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज अगर आपसे हिंदी पूछा जाता है तो ये आपका रहता है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी जो होता है वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है और इकोसिस्टम आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है और यहाँ पे इकोलॉजी आपका पारिस्थितिक होता है। तो ये आपके अर्नेस्ट हैकेल और A.G. टॉन्सले के द्वारा इनका नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा जाता है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, तो वही सेम क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैकेल को ही पारिस्थितिकी के जनक माना जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। अब पूछा जाता है आपसे कि आप इकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? तो इकोलॉजी में हम वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? ये आपका प्रकाश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया क्या है, कैसी होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपकी जैविकीय क्रिया होती है, एक लिविंग प्रोसेस है ये। विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? तो विटामिन D का आप सभी ने जाना होगा, इसको सूर्य की विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसमें आपसे कहा जाता है अगर किसी को विटामिन D की कमी हो जाती है तो उसको सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है उस में बैठने के लिए सजेस्ट करता है डॉक्टर। तो इसलिए विटामिन A, D और कैरोटीन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योग्यता आपके प्रकाश की होती है। आगे बढ़ते हैं, अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं, ये आपके कौन से पौधे होते हैं? तंबाकू और सोयाबीन आपके अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं, तो छाया प्रिय पौधों को हेलियोफोबस कहते हैं। आगे आप बढ़ेंगे, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है? तो आप हमेशा याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम की क्रियाशीलता सर्वोत्तम होती है।
आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, तो एंजाइम का विकृतीकरण आपका 60 से 70 डिग्री तापमान पर, सेल्सियस डिग्री तापमान पर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं, तो ये जो आपके अल्पाइन वृक्ष होते हैं ये भारत में आपको 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई अगर पूछी जाए तो स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई आपकी 4000 मीटर पाई जाती है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है, तो ये आपका वसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं, किसमें, कांटे में। ये आप सभी को पता होगा कि जो लीव्स होती हैं डेजर्ट्स में वो आपकी स्पाइंस यानी कि कांटों में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ये आपकी स्पाइंस में बदल जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर्द्रता को मापा जाता है, तो आपका ये सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है, तो वनस्पतियों के सड़ने से आपकी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो आपके एटमॉस्फेयर में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है आपका ह्यूमस, ठीक है, तो जो भी पौधों के सभी पोषक तत्वों से मिलकर आपका कार्बनिक मटेरियल बनता है वो आपका ह्यूमस कहलाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका मालवा पठार क्षेत्र, से हम चंबल घाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान स्थित है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लोएस्ट मैदान कहाँ स्थित है, तो वो आपका चीन में स्थित है और यही आपका संसार का सबसे बड़ा मैदान भी है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है, तो ये आपकी वातोड़ मृदा कहलाती है। अधो मृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर बी यानी कि हॉरिजन बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो मृदा में औसतन आपका कार्बनिक पदार्थ 5.0% पाया जाता है। प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो ये आपका इंडोल एसिटिक एसिड जो है आपका प्राकृतिक ऑक्सीजन कहलाता है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व जो है वो आपका मैग्नीशियम है, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व आपका मैग्नीशियम है। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, तो आप लोग कभी कभी वहाँ पर सनलाइट या फिर वाटर के ऑप्शन को देखकर वहाँ उसके साथ चले जाते हैं, तो ये आंसर आपके गलत हो जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व आपका मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व आपका पोटेशियम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ आपसे पूछा गया है वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे केशिका जल कहते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे हम केशिका जल कहते हैं। जल धारण क्षमता सर्वाधिक मटियार मृदा में पाई जाती है। जलक्रांत मृदा में वनस्पति मिलती है, तो जलक्रांत मृदा में आपको मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। पौधों की वृद्धि तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है, पीएच 6.0 से 7.0। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है वो भी आपका मटियार यानी कि क्ले है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण आपका क्ले है। आगे आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है, तो ये आपकी दोमट मृदा और जलोढ़ मिट्टी है। चूना प्रधान मृदा से उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जिस मृदा में चूना पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, उस मृदा में उगने वाले पौधों को कैल्सिकॉल्स कहते हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है आपका पीट मृदा में, ठीक है, पीट सॉइल में आपको सर्वाधिक कार्बन पदार्थ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है श्वसन मूल यानी कि न्यूमेटोफोर्स, तो न्यूमेटोफोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, मैंग्रोव वनस्पतियों में देखने को मिलते हैं। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी आपके क्रमशः ओरोवैंकी और अमरवेल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये परजीवी जो दूसरों पर निर्भर हो और मतलब दोनों ही एक दूसरे को दूसरे पे डिपेंड हो, उन्हें क्या कहा जाता है, अमरवेला और अम्बिकी। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइक्रोराइजा, ठीक है। सिम्बायोसिस की प्रक्रिया ये लोग रखते हैं, दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड रहते हैं। कीटवक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं, तो बना सकते हैं। कीटवक्षी पौधों
के नेम कौन कौन से हैं, तो यहाँ बताया गया यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, डायनिया एंड ड्रोसेरा पौधे आपके कीटभक्षी पौधे होते हैं। नेपेंथीज के बारे में आप लोग ऑलरेडी अपने सीटेट में पढ़ चुके होंगे। आम के वृक्ष का अद्रतनाभ परजीवी है, तो ये आपका लोरेंथस है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई जो है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर बात करें इसे किसने दिया है, तो इसको एजी टॉन्सले ने दिया है। आगे बढ़ेंगे। आगे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है, तो ये आपका सौइक विकिरण को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। फूड वेब की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्थिरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा गया है सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, तो ये आपका स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एजी टॉन्सले ने किया। मैं आपको 2 बार ऊपर बता चुकी हूँ। श्वसन की क्रिया है आपकी अपचायक, आपकी श्वसन की क्रिया अपचायक होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण आपका लाल व नीले रंग में देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को कहा गया है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं एक केमिकल प्रोसेस है जो कि आपकी सनलाइट वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है और इसकी मदद से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो ये आपका लाल और नीले रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है सभी उपभोक्ताओं में गुड़ पाया जाता है, तो परपोषी गुड़ पाया जाता है। जितने भी आपके उपभोक्ता होते हैं उनमें कंज्यूमर जो भी उन परपोषी गुड़ पाया जाता है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक उत्पादक। द्वितीयक उत्पादक आपके परपोषी यानी कि उपभोक्ता जंतुओं को ही माना जाता है। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन करते हैं वह प्रेडेटर्स कहलाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें सर्वभक्षी यानी कि ओमनिवोरस कहा जाता है। एग्जाम्पल आपका ह्यूमन हो गया जो कि आपका क्या करता है, साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रकृति का मेहतर यानी कि स्कैवेंजर किसको कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता है कि प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर आपके अपघटक और कवक को कहा जाता है। ये पृथ्वी पे मरे गले जो भी मरे हुए सड़े हुए पदार्थ होते हैं उनको बारीकी कड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपके अपघटक और कवक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जीवीय और अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं कौन, तो जीवीय और अजैविक घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। आगे बढ़ेंगे। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है खड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेट में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक संपूर्ण समुदाय में सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो ये आपका खाद्य जाल होता है कि यहाँ बीच में कुछ भी एक होता है, इधर वाला भी खा सकता है, इसको यह खा सकता है, इसको ये खा सकता है, तो इस टाइप से आपका एक खाद्य जाल सा बन जाता है। और जो आपकी फूड चेन होती है वो एक सीधे रास्ते में चलती है और खाद्य जाल आपका क्रिस क्रॉस में चलता है, तो वहाँ पे वो समुदाय बनाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, तो ये आपका खाद्य जाल में होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई आपकी ऊष्मा होती है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोवियस तथा फोर्ब्स ने संज्ञा प्रदान की थी क्रमशः, तो इसको बायोसिनोसिस और माइक्रोकोस्म कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो प्लेस जहाँ पे कि हमारे जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं इनका इंटरेक्शन होता है, ये हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है। जैविक और अजैविक घटकों का क्या होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, वही आपका पर्यावरण कहलाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक वन प्रदेश किस प्रदेश में है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक वन प्रदेश पाए जाते हैं। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या देते हैं, तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा, तो आप सभी को पता है ये जो गैसेस हैं आपकी CO2, ठीक है, SO2, ठीक है, और CO, ये सब आपकी एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो गैसेस है ये आपकी
घातक है, इनको हम वायु प्रदूषण मानेंगे, इनसे वायु प्रदूषण होगा, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी। आगे बढ़ेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जो आपका BOD है, इसका परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रदूषण आपका जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। रिवर वगैरह में BOD यूज होता है। आगे बढ़ेंगे, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये आपका एक वायु प्रदूषक है जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है, यानी कि एयर पॉल्यूटेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आपका महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो परावैंगनी किरणें जो हैं यहाँ पर, उनसे हमारी रक्षा करती हैं वायुमंडल में ओजोन परत, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि UV रेस के नाम से भी जानते हैं, जिससे कि हमारी ओजोन परत जो है वो रक्षा करती है। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत आपकी किस मंडल में पाई जाती है? तो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण आपको दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ग्रीन हाउस की वजह से आपका जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं ग्रीन हाउस गैस पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो हमारे वहाँ से उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने देखा नहीं तो वहाँ ग्रीन हाउस के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो ये क्वेश्चन आपसे राष्ट्रीय वन नीति से पूछा गया है। जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार पृथ्वी के कितने भाग पर वन होना आवश्यक है? तो ये आपका 33% है, यानी कि जितना भी आपका 100% में से आपके 33 भाग पर जो हो वो कौन हो, भूभाग पर वन होना जरूर है। ग्रीन पीस क्या है? तो ये एक पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो वनों की सुरक्षा करना था। आप सभी को पता है चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि जब पेड़ काटे जा रहे थे तो लोगों ने पेड़ों को क्या कर लिया था, हक कर लिया था। इसी वजह से उसको चिपको नाम दिया गया है। उन्होंने जो वन थे, उनको पेड़ थे, उनको काटने से रोका था। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के अगर मुख्य लीडर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर रहने वाला है सुंदर लाल बहुगुणा, जो हैं वो इसके मुख्य लीडर माने जाते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका नैरोबी केन्या में है। UNEP का जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी केन्या में है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस होती है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को लिया गया है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश आपका टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये KM मुंशी ने वन महोत्सव का प्रारंभ किया था। वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो सबसे पहले आपका खजूर उगाया गया था। सफोकेशन क्या होता है? सफोकेशन आप सभी ने काफ़ी बार सुना होगा कि बस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ पर विंडोज़ क्लोज हो गए हैं, किसी रूम में ऐसा है जहाँ पर कि विंडोज़ की प्रॉब्लम है, विंडो नहीं है, पूरा बंद है, तो आप कहने लगते हैं सफोकेशन हो रहा है। तो वो क्या होता है, कोई घुटन सी होती है। और वो घुटन किस कारण होती है? तो वो घुटन ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव होता है। इसी वजह से क्या कहते हैं, जब भी आप बोलते हैं कि सफोकेशन हो रहा है तो आप बस वगैरह में अगर बैठे हैं तो उसकी विंडो को ओपन करना आप प्रेफरेंस देते हैं। तुरंत ही बस की विंडो को ओपन करने लगते हैं कि जब आप बोलते हैं कि सफोकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि आपको ऑक्सीजन मिल सके। आगे बढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका जलवायु परिवर्तन में देखने को मिलती है।
सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है, सबसे ज़्यादा ओजोन को हार्म करने वाली गैस है। पूछा जाए ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह से ये गैस निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो ये आपका क्लोरीन एवं कार्बन का है। ठीक है, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होगा। ठीक है, F फॉर फ्लोरीन। नेक्स्ट है आपका भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्प्रे एंड डिस्पेंसर, वातानुकूलक, एसी मैंने बोला, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? तो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा कहा जाता है। इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। वहीं पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये आपका हाइड्रोजन है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा गया है? ओजोन परत को कहा गया है। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से बताया था कि विलुप्त जो जानवर आपके विलुप्त होने वाले हैं उनसे रिलेटेड है ये रेड डेटा बुक। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी आपकी विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? तो ये विस्कोसिन में स्थित है। CNG की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण के मुख्य कारण क्या है? आपकी अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन। इस पर भी हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ये बाहर वायुमंडल में स्थापित है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आपका बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी आपकी देहरादून में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो ये आपके भोपाल में है। अब कुछ पर्यावरण कानून और नियम के बारे में जान लेते हैं। तो जल प्रदूषण संबंधी कुछ कानून देखते हैं। तो रिवर वाटर्स एक्ट आपका कब हुआ था? 1956 में हुआ था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका कब हुआ था? ये 1974 में हुआ था। जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1977 में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डेट्स हमें बहुत कम ही याद रह पाती है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था पारित? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। तो ये आपका 1986। वायु प्रदूषण संबंधी कानून फैक्ट्रीज एक्ट आपका 1948 में हुआ था। इनफ्लेमेबल सबस्ट्रेटा सेज एक्ट ये आपका 1992 में हुआ था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका 1981 में था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 1986। भूमि प्रदूषण संबंधी कानून अगर देखें तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेम ही क्वेश्चन है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम आपका 1951। इंसेक्टिसाइड एक्ट आपका 1968 में रहेगा। अर्बन लैंड यानी कि सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट आपका 1976। वन तथा वन्यजीव संबंधी कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका 1960। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आपका 1972 में है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर आपसे 1 to 4 में डिस्कस किया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका 1980 है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 1995 दे रखा है, लेकिन वो आपका 1972 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में पारित हुआ था। जैव विविधता संबंधी हम कुछ सम्मेलन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका विश्व विरासत संधि आएगा जो कि आपका 1972 में हुआ था। रामसर समझौता भी आपका जैव विविधता संबंधी है, ये आपका 1975 में हुआ था। जैव विविधता संधि आपकी 1992 में हुई थी। कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपका 2000 में हुआ था।
नेक्स्ट आपका नगोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में हुआ था, ये आपके जैव विविधता से संबंधित है। कोप 11 और कोप 12, कोप 11 आपका 2012 और कोप 12 आपका 2014 में हुआ था। इनसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, तो परीक्षा के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, वन्यजीव संरक्षण कुछ परियोजनाएं थी, तो हंगुल परियोजना आपकी 1970 में थी, कस्तूरी मृग परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973, गिर सिंह परियोजना 1973, घड़ियाल प्रजनन परियोजना ये 1975, गैंडा परियोजना आपकी 1987, हाथी परियोजना 1992, लाल पांडा परियोजना 1986, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। आप सभी बताइए कि गिद्ध जो है वो धीरे धीरे हमारे देश से नष्ट हो रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए 2006 में परियोजना बनाई गई थी। कछुआ संरक्षण योजना 2008 में बनाई गई थी। आगे हम कुछ पर्यावरण दिवस और सप्ताह और वर्ष देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस हमने अभी बात किया 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी के तुरंत एक महीने बाद आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें तो ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस बात करें तो ये आपका फिर से एक महीने बाद यानी कि 22 मई को मनाया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च आपका जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करें तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त, क्योंकि इन दिवस से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो है वो आपका 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में होता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर। मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर। और वन महोत्सव जो होता है, वन महोत्सव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू टॉपिक्स, न्यू अपडेट्स. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.